नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी डांडिया आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डांडिया इलेक्ट्रिकल स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखेंगे कि एसी में प्योर कैपेसिटेंस सर्किट क्या होता है। प्योर कैपेसिटिव सर्किट किसे कहते हैं, मतलब शुद्ध धारितीय परिपथ क्या होता है। मतलब कि उस परिपथ में केवल कैपेसिटर ही लगा हो, बाकी किसी प्रकार का कोई रेजिस्टेंस कोई इंडक्टेंस नहीं संयोजित किया गया हो, तो वह उस परिपथ में धारा व वोल्टेज में क्या संबंध होगा, धारा व वोल्टेज के बीच एंगल क्या होगा, एंगल का मान अधिक होगा तो क्या होगा, कितना एंगल अधिकतम हो सकता है, न्यूनतम कितना एंगल हो सकता है, उस एंगल के बदले में धारा लीडिंग होगी या लेगिंग होगी, धारा कैसे ज्ञात करेंगे, पावर की कैलकुलेशन कैसे करेंगे, एग्जाम में प्रश्न कौन से आए हैं और कौन से प्रश्न आने की संभावना रहती है, क्वेश्चन को कैसे उलझाया जाता है, इन सब बातों का अध्ययन करेंगे और सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। दोस्तों, एक बात और, यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी टैब में रोज लगभग 4 से 5 क्वेश्चन अवश्य टाइप करता हूं, ताकि वही प्रश्न होते हैं जो कि एग्जाम में आ चुके हैं। डीसी मशीन के बारे में, डीसी जनरेटर है जो पढ़ा दिया मैंने आपको, जिसका सिलेबस करवा दिया, वही क्वेश्चन डालता हूं। और क्वेश्चन वो होंगे जो कंपटीशन एग्जाम में होंगे। सब क्वेश्चनों के आगे लिखा है ये कब आया था क्वेश्चन, और उनका आंसर आप रोज देने की कोशिश करो। प्रश्न समझ में नहीं आता है तो नीचे वही उस प्रश्न के नीचे कमेंट्स बॉक्स है, वहां लिखकर उसका आंसर बताइए कि सर यहाँ ये प्रश्न समझ में नहीं आया, तो मैं वहीं आपके कमेंट्स उसी कमेंट्स के नीचे आपका सॉल्यूशन करके बताऊंगा कि इसका आंसर ये होगा, और आपका कंफ्यूज ये है तो इसको ऐसे दूर किया जाएगा। फिर भी काफी लोगों के प्रश्न के उत्तर गलत आ रहे हैं। बहुत से जो वोटिंग चल रही है, जो स्कोर चल रहा है, काफी लोगों के क्वेश्चन गलत आ रहे हैं। क्यों, ऐसी क्या समस्या है? यदि समस्या है तो कमेंट्स में लिखो, सर ये हमें समझ में नहीं आया, ये कंफ्यूज है, आपका कंफ्यूज दूर करूंगा। ठीक है, तो आप रोज उनके अभ्यास किया करो कि कौन सा क्वेश्चन गलत है। यदि समझ में नहीं आता तो मेरे से वहां कमेंट्स में लिख दिया करो। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इसी चैप्टर के आगे जारी रखते हुए आज देखेंगे प्योर कैपेसिटिव सर्किट क्या होता है। ये हो 106 और पार्ट हो गया ये 11, ये आज। तो इसमें क्या देखेंगे, प्योर कैपेसिटिव सर्किट। प्योर कैपेसिटिव सर्किट। दोस्तों, ये जो सर्किट चल रहे हैं ये सर्किट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी प्रकार के सर्किट आगे मशीनें पढ़ेंगे तो आएंगे। ट्रांसफार्मर का सर्किट आएगा, वहां इंडक्टिव सर्किट आएगा, फिर मोटरों का सर्किट आएगा, जैसे सिंक्रोनस मोटर आ गई, वहां कैपेसिटिव सर्किट की बात करेंगे। फिर यदि किसी प्रकार का और सर्किट आता था, वहां यदि रजिस्टर लगाते हैं तो आरएलसी सर्किट की बात करें। यही जो सर्किट होंगे जो इलेक्ट्रिकल मशीनों में पढ़ने में आसानी देंगे और समझने में आसानी हो जाएगी। इसलिए इन जो सर्किटों की बात चल रही है, जैसे 2 सर्किट पढ़ चुके हैं, कौन कौन से, एक प्योर रेजिस्टेंस सर्किट पढ़ चुके हो और एक प्योर इंडक्टिव सर्किट पढ़ चुके हो। उनमें सारी बातें देखी आप लोगों ने। फिर भी आपको यदि किसी प्रकार का शंका हो, किसी प्रकार की कोई परेशानी हो, तो कमेंट्स में लिखकर जरूर बताना। तो आज ये अपना शुद्ध धारितीय परिपथ, और पॉइंट टू पॉइंट गौर से देखना और वीडियो को लास्ट एंड तक देखना। आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं आने दूंगा, आपके सारे कंफ्यूज दूर हो जाएंगे, आप धीरे धीरे पॉइंट टू पॉइंट समझोगे। तो अब देखो, इस परिपथ में क्या है, आप लोग समझ गए। शुद्ध का मतलब ये होता है कि शुद्ध धारितीय परिपथ मान लो, शुद्ध इंडक्टिव परिपथ मान लो, शुद्ध कैपेसिटिव परिपथ मान लो। मैंने आपको बताया कि एसी में 3 लोड होते हैं। लोड की संख्या, लोड के प्रकार कितने, एक तो होता है आर लोड, रजिस्टिव लोड होता है, एक एल इंडक्टिव लोड होता है, एक सी एक कैपेसिटिव लोड होता है। ये 3 लोड फिर देखेंगे, आर को एल के साथ जोड़ेंगे, आर को सी के साथ जोड़ेंगे, एल को सी के साथ जोड़ेंगे, आर एल सी तीनों जोड़ेंगे, फिर इनको पैरेलल में देखेंगे। ये इतने सर्किट तो पढ़ने ही पड़ेंगे, तब जाके कहीं अपने एसी की जो ये अपना एसी फंडामेंटल का चैप्टर चल रहा है, तब जाके कहीं समझ में आएगा और पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आज ये क्या है, इसमें देखो, प्योर कैपेसिटिव सर्किट में कोई इंडक्टेंस नहीं होता है। कोई इंडक्टेंस, लिख लो बात, कोई बात नहीं है। इंडक्टेंस का मतलब आप समझ रहे हो, किसी प्रकार की कोई कॉइल प्रयोग नहीं की जाती है, कॉइल का स्वरूप ही नहीं होता है, कोई इंडक्टेंस नहीं होता है। और दूसरा, कोई रेजिस्टेंस नहीं होता है, कोई रेजिस्टेंस नहीं होता है। एक तो सबसे बड़ी बात, तब भी जाके तो कहेंगे, अब आप मानो कि कैपेसिटर के साथ रेजिस्टेंस लगा दिया, अब कैपेसिटर सर्किट तो है लेकिन प्योर नहीं है। अपन बात करेंगे प्योर की, फिर उनके अलग अलग जोड़ेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ प्योर तो पढ़ लिया, शुद्ध पढ़ लिया। अब शुद्ध के बाद इनको संयोजित करेंगे, तब आपको और भी अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो ये इसमें क्या होगा, केवल कैपेसिटेंस होगा, केवल कैपेसिटेंस होता है। मतलब कि एक सिर्फ ओनली कैपेसिटर का ही प्रयोग किया जाता है।
जैसे जैसे इसमें केवल कैपेसिटर सर्किट में ओनली कैपेसिटर होता है और कुछ नहीं होता है। कैपेसिटर का परिपथ होगा तो वो आप मान लें कि ये प्योर कैपेसिटर। अब कैपेसिटर कैसे काम करता है, डीसी में कैसे कार्य करता है, एसी में कैसे कार्य करता है, फिर उनमें धारा का प्रवाह कैसे होता है, वो अब सर्किट के द्वारा समझेंगे कि इसमें क्या क्या होता है, कैपेसिटर एनर्जी स्टोर क्यों करता है, किस प्रकार करता है, एनर्जी डिलीवर्ड कैसे करता है, फिर धारा का मान लैगिंग कैसे होगा। ये दोस्तों सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कब होंगे, जब तक आप वीडियो को लास्ट एंड तक नहीं देखोगे। अपन क्या करते हैं 2-4 मिनट का वीडियो देखते हैं, फिर देखिए समझ में आ गया होगा, समझ में आ जाएगा अपने को, ऐसा नहीं है। क्योंकि लास्ट एंड तक एक पॉइंट टू पॉइंट परीक्षा में एग्जाम की दृष्टि से देखते हुए एग्जाम को टच करने वाले क्वेश्चन बताए जाते हैं लास्ट एंड तक क्यों कि ये प्रश्न आने की संभावना रहती है, ये प्रश्न आ चुके हैं, तब जाके कहीं अपना पेपर क्लियर होने की संभावना होती है। ठीक है, तो अब देखिए क्या देखेंगे, अब देखेंगे कि इसका सर्किट देखते हैं। जैसे ये 2 प्लेट ले ली मैंने, आपको कितनी प्लेट ले ली, ये 2 प्लेट ले ली। कोई कंडक्टर की 2 प्लेट ली, इनके बीच में ये पराविद्युत सामर्थ्य रेखा हवा रख दी, कोई माध्यम कागज रख दिया, पेपर रख दिया। अब इसको क्या करेंगे, अब सर्किट से जोड़ेंगे। किससे जोड़ेंगे मैं आपको 2 बार बताऊंगा, एक डीसी से जोड़ के बताएंगे, एक एसी से जोड़ के बताएंगे। मान लीजिए कि आप लोगों ने सर्किट लिया और यहाँ जोड़ दिया आप लोगों ने एसी। मेरी बातें गौर से सुनते जाना और फिर बाद में लिखना, नोट्स बनाना। अब देखो यहाँ एसी जोड़ी, वोल्टेज लगाया, धारा प्रवाहित हुई यहाँ से एसी का, अब धारा यहाँ तक आएगी। देखो अब एसी का स्वरूप कैसा था, गौर से देखना आप लोग, ये एसी का स्वरूप है। इसका मतलब एसी समय के साथ अपना मान एवं प्रवाह दिशा निरंतर बदलती रहती है। ये ओमेगा टी है और ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव, इसकी डायरेक्शन है इसकी, और ये इसका मान है मैग्नीट्यूड है। इसका मान कहाँ तक बदल, 90 डिग्री ये है, देखो ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री और ये 360 डिग्री और ये 0 डिग्री आते हैं यहाँ पे। ये इसकी डिग्री है जहाँ पे एसी का मान अधिकतम होता है, ये आप लोग देख चुके हो। इसका मान मैक्सिमम होता है, पीक वैल्यू होती है। अब देखो यहाँ से मान लीजिए कि इसमें ये एसी की बात करें, ये एसी ऐसे होते हैं। देखो जैसे एसी यहाँ से चली, यहाँ चली, देखो अब यहाँ पर वापस आई तो ये आधा प्लस भाग यहाँ पे गया, तो इसने क्या किया, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन, इसमें पॉजिटिव आवेश आ गया, इसने पॉजिटिव आवेश ग्रहण कर लिया। इस प्लेट ने पॉजिटिव आवेश ग्रहण किया, यहाँ क्या था उस बदले में, ये नेगेटिव है, यहाँ से इसमें नेगेटिव आवेश आ गया, ये आ गया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, प्लेट ने इकट्ठा कर लिया। लेकिन जस्ट आपको पता है कि एक साइकिल में कंडीशन आएगी, जो ही यहाँ पॉजिटिव था और यहाँ नेगेटिव था, लेकिन यहाँ इसकी दूसरी बार आएगा, चक्कर दूसरा लगेगा, तो ये कंडीशन आएगी वापस। तो ये क्या होगा, यहाँ से ये भाग इधर आ जाएगा, ये भाग इधर जाएगा, तो एक आधा चक्कर के बाद में क्या होगा, आधा चक्कर के बाद में ये जो प्लेट है एक बार तो चार्ज हो गया। अब क्या कहेंगे कि आधे चक्कर में चार्ज हो चुका है सेल, ये अपना कैपेसिटर आधे चक्कर में चार्ज हो चुका है, इस एनर्जी को संचित कर ली इसमें। ये क्या होगा, चार्ज इकट्ठा हो गया, आवेश आ गया इसके अंदर, ठीक है ना। अब चार्ज हो गया, अब क्या होगा, आधे चक्कर के बाद क्या होगा, ये डिस्चार्ज हो जाएगा। डिस्चार्ज होने के बाद में यहाँ प्लस आएगा और यहाँ, क्योंकि डायरेक्शन बदल जाएगी, यहाँ प्लस आएगा और यहाँ माइनस आ जाएगा। अब आधे चक्कर के बाद में ये डिस्चार्ज होगा, फिर विपरीत दिशा में अपनी एनर्जी को स्टोर करेगा। तो एक बार एनर्जी को स्टोर किया, फिर इसको 0 कर दिया, दोबारा एनर्जी को स्टोर किया, फिर एक यही आधे चक्कर के बाद में एनर्जी को ये 0 कर देगा, क्योंकि एसी बदलती रहती है। तो इस प्रकार इसका मान भी यहाँ चार्जिंग और डिस्चार्जिंग होती रहेगी। एसी में चार्जिंग और डिस्चार्जिंग होगी, जब तक ये चार्ज रहेगा इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। गौर से देखना, जब तक ये चार्ज रहेगा इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, लेकिन जो डिस्चार्ज होगा धारा चली जाएगी आगे, फिर ये दोबारा बैक दिशा में चार्ज होगा, धारा रुक जाएगी, फिर ये उल्टी अपने वापस दिशा में आएगा, तो धारा का मान जो कम होगा, कम होना शुरू होगा, धारा चली जाएगी आगे। तो एसी में क्या होता है, धारा चलती रहती है। तो कह सकते हैं कि इसने क्या किया, कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करता है और डिलीवर करता है। जब चार्ज होता है तो एनर्जी स्टोर कर लेता है और डिस्चार्ज होता है तो एनर्जी को डिलीवर कर देता है आगे, ठीक है। और जब इसमें एसी प्रवाहित की जाती है तो कैपेसिटर क्या होता है, चार्ज व डिस्चार्ज होता रहता है। तो चार्ज व डिस्चार्ज हुआ कि नहीं हुआ। अब मान लीजिए कि दोस्तों इसमें डीसी लगा दी जाए तो क्या धारा प्रवाहित होगी। मैं डीसी लगा के दिखाता हूँ आप लोगों को कि डीसी में क्या कंडीशन होती है। मान लीजिए कि यहाँ पे आप लोगों ने डीसी लगाई, ये 2 प्लेट ले ली आप लोगों ने, ये प्लेट ली और ये कैपेसिटर ले लिया आप लोगों ने। अब प्लेट लेने के बाद इसको आप डीसी लगाओगे तो डीसी धारा प्रवाहित होगी कि नहीं होगी वो देख लेते हैं। देखो यहाँ पे फिर हम आपको सर्किट पढ़ाता हूँ आगे पूरा। ये लगाई आप लोगों ने डीसी, प्लस और माइनस डीसी लगाई। अब डीसी में क्या है कि डायरेक्शन तो है नहीं, इसका मैग्नीट्यूड है, पॉजिटिव है। अब मान लीजिए कि यहाँ पॉजिटिव आ गया, यहाँ बदलने वाला नहीं, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव है, नेगेटिव आ गया। अब यहाँ से क्या होगा, पॉजिटिव यहाँ ये चार्ज इकट्ठा कर लेगी। कौन सा चार्ज कर लेगी, ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इसके अंदर। इसने धन चार्ज इकट्ठा कर लिया, ये धन चार्ज इकट्ठा किया इसने, और इसने ऋण चार्ज, इसने नेगेटिव आवेश ले लिया, इसने पॉजिटिव, ये चार्ज हो गया।
अब ये जो ही चार्ज होना शुरू होगा तब तक इसके अंदर वोल्टेज आएगा। मान लीजिए कि हाँ 100 वोल्टेज लगाया आप लोगों ने और 100 वोल्टेज का चार्ज इकट्ठे इसके अंदर इकट्ठा हो गया। तो अब क्या होगा, 100 वोल्टेज का चार्ज इकट्ठा तो इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। अब धारा प्रवाहित नहीं होगी, धारा डीसी धारा आगे जाएगी नहीं, धारा का मान 0 हो जाएगा यहाँ पे। अब क्योंकि इसमें 100 वोल्टेज था, 100 वोल्टेज लगाया था, 100 वोल्टेज के बैक में इसने चार्ज कर लिया और विपरीत दिशा में इसने कार्य किया, धारा का मान 0 हो गया। अब डीसी में धारा प्रवाहित नहीं होगी क्योंकि ये तो डिस्चार्ज होने वाला है नहीं, क्योंकि धारा का डायरेक्शन बदलेगी नहीं, डिस्चार्ज होगा नहीं, डिस्चार्ज नहीं होगा तो धारा प्रवाहित नहीं होगी। इसलिए कह सकते हैं डीसी में कैपेसिटर डीसी धारा को प्रवाहित नहीं होने देता है, जबकि एसी धारा प्रवाहित होती है। क्यों? क्योंकि वो एक साइकिल में एक बार डिस्चार्ज, 2 बार डिस्चार्ज हो जाता है। जो ही डिस्चार्ज होगा धारा प्रवाहित हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये कंडीशन आती है इसके अंदर कब कि इसलिए कहते हैं कि ये डीसी धारा को प्रवाहित नहीं होने देगा और ये एसी धारा को प्रवाहित होने देगा, एसी धारा चली जाएगी इसके अंदर से। तो ये तो थी आपकी कि एसी प्रवाहित करने पर कैपेसिटर चार्ज व डिस्चार्ज होता रहता है, क्योंकि जब एसी का साइकिल पॉजिटिव धनात्मक कैपेसिटर पर होता है। वो लिख लो बात क्यों होता है, देखो मैं आपके यहाँ पॉइंट क्या क्या लिखेंगे, अब तक जो निष्कर्ष निकला उनकी बात कर लेते हैं कि एनर्जी, ये कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करता है, एनर्जी स्टोर करता है, की नहीं कि एनर्जी स्टोर इलेक्ट्रोस्टैटिक के रूप में एनर्जी स्टोर करता है एवं डिलीवर्ड भी करता है, डिलीवर्ड भी करता है। डिस्चार्ज होता है ये डिलीवर्ड कर देगा, स्टोर की और दे दी अपने को, ठीक है। ये तो थी बात इसकी। अब उसके बाद कर सकते हैं जब इसमें एसी प्रवाहित की, अब तक का निष्कर्ष क्या है, जब इसमें एसी प्रवाहित की जाती है तो कैपेसिटर चार्ज व डिस्चार्ज होता रहता है। लिख लो, जब इसमें एसी प्रवाहित करवाएंगे, एसी प्रवाहित की जाती है तो यह चार्ज व डिस्चार्ज होता रहता है। चार्ज और डिस्चार्ज की क्रिया इसके अंदर होगी, क्यों होगी, अब मैं वो आपको क्लियर कर दूं क्यों होगी। जब इसमें एसी प्रवाहित की, एसी का साइकिल, एसी साइकिल का ये धन चार्ज है, एसी साइकिल का धन सिरा इसके प्लेट के पास होगा, ऋण सिरा इस प्लेट के पास होगा। तो अब मान लीजिए कि इसमें प्लेट का नंबर लगा देता हूं, ये प्लेट ए और ये प्लेट बी। जब ए प्लेट पर एसी का धन सिरा होगा, पॉजिटिव आवेश होगा और इस पे नेगेटिव, तो ये नेगेटिव आवेश इकट्ठा कर लेगी, ये पॉजिटिव आवेश कर लेगी और इसमें आवेश इकट्ठा हो जाएगा, पोटेंशियल हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव हैं, धारा प्रवाह हो सकती है इसके अंदर। तो ये चार्ज इकट्ठा कर लेगी, चार्ज इकट्ठा कर लिया, ए प्लेट पर पॉजिटिव रहेगा, बी प्लेट पर नेगेटिव रहेगा। अब जब एसी की डायरेक्शन बदलेगी, समय के साथ बदलेगी, वो तो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है कितने समय में कितनी बार बदल रही है। लेकिन मान लें कि बदले तो एसी की डायरेक्शन बदलेगी, तो बदलने के बाद ये यहाँ से पहले पॉजिटिव था, यहाँ पे पॉजिटिव था पहले और ये नेगेटिव था। उसके बाद क्या होगा, ये डायरेक्शन जो ही बदलती है तो यहाँ पे नेगेटिव आवेश आएगा और यहाँ पे पॉजिटिव आवेश पहुँच जाएगा और ये डिस्चार्ज होने के बाद इधर पॉजिटिव आएगा, इधर तो डिस्चार्ज हो गया। डिस्चार्ज होने के बाद क्या होगा, वो जो इसने एनर्जी स्टोर की थी यहाँ पे वो एनर्जी स्टोर डिलीवर कर देगा, ये डिलीवर कर दी, फिर विपरीत दिशा में ये एनर्जी को स्टोर करेगा। तो एसी की धारा, एसी में परिवर्तन के कारण ये चार्ज और डिस्चार्ज होता रहता है। इस प्रकार एसी के एक साइकिल में कैपेसिटर चार्ज होगा और डिस्चार्ज भी होगा एक साइकिल में, जिसके कारण कैपेसिटर में एसी धारा प्रवाहित हो सकती है। तो लिख सकते हैं कैपेसिटर में चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के कारण, क्या लिख सकते हैं, कैपेसिटर में एसी द्वारा चार्ज व डिस्चार्ज के कारण कैपेसिटर में एसी धारा प्रवाहित होती है, एसी धारा प्रवाहित होती है, जबकि डीसी प्रवाहित नहीं होती है। डीसी प्रवाहित कब होगी, एक बार जब आप इसका स्विच ऑन करेंगे तब इसके अंदर वो क्रिया होगी, तब धारा जाएगी। उसके बाद में आपने स्विच, जैसे मान लीजिए यहाँ से आपने स्विच ऑन किया तो परिवर्तन होगा, आप स्विच को ऑन ऑफ करते रहोगे तो डीसी भी चली जाएगी, क्योंकि आपने इसका मान है इसका मान बदला है, स्विच ऑन किया ऑफ किया, स्विच ऑन किया ऑफ किया,
तब तो मान सकते हैं कि भाई इसमें ये डिस्चार्ज भी होगा, कि स्विच ऑफ करेंगे डिस्चार्ज हो जाएगा, स्विच ऑन करेंगे चार्ज हो जाएगा, तब तो वो क्रिया लागू हो सकती है। लेकिन डिस्चार्ज आपने स्विच को ऑन किया तो एक बार मैक्सिमम मान की धारा जाएगी, उसके बाद में धारा रुक जाएगी, लेकिन यहाँ तो निरंतर प्रवाहित होती रहेगी, तो इसमें धारा प्रवाहित हो जाएगी। ये कंडीशन आ गई इसके अंदर, ठीक है। अब देखो ये तो थी, अब पूछा जाए कि डीसी सप्लाई प्रवाहित होगी, नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि डीसी में कैपेसिटर चार्ज व डिस्चार्ज नहीं होता है, और चार्ज व डिस्चार्ज नहीं होगा तो क्या होगा, इसमें धारा प्रवाहित नहीं होगी। अब धारा डीसी में धारा प्रवाहित क्यों नहीं होगी? क्योंकि जब एक बार चार्ज होगा तो इसका पोटेंशियल इस पोटेंशियल के बराबर हो जाएगा, इसका पोटेंशियल इस पोटेंशियल के बराबर हो जाएगा, और धारा का मान रुक जाएगा, क्योंकि इसमें कोई पोटेंशियल ही नहीं बचा है। अब देखो दूसरी कंडीशन क्या आती है। अब दूसरी कंडीशन बताता हूं, जैसे ही देखो अब क्या होगा, इसने एनर्जी स्टोर की, मान लीजिए कि आधा चक्र में ये चार्ज हो गया, डिस्चार्ज होने के बाद की बात है, जब ये एसी के द्वारा चार्ज होता है, क्या लिखेंगे, कैपेसिटर जब एसी के द्वारा चार्ज होता है तो उसमें धारा प्रवाहित ये चार्ज होगा, फिर जो है डिस्चार्ज होने की कंडीशन आएगी तो धारा आगे निकल जाएगी। जब तक इस वोल्टेज का मान कम होगा तो धारा प्रवाहित हो जाएगी। गौर से देखना, जब मान लीजिए कि यहाँ पे आप लोगों ने यहाँ ये चार्ज हुआ 100 वोल्टेज इकट्ठी की आप लोगों ने, यहाँ भी 100 वोल्टेज हुआ, तो क्या धारा प्रवाहित होगी? क्योंकि चार्ज में इसका पोटेंशियल इसके पोटेंशियल के बराबर हो जाएगा, तो धारा मान रुक जाएगा, धारा नहीं जाएगी। और जो ही ये डिस्चार्ज होगा, किसमें ये कंडीशन बदलेगी कि डायरेक्शन बदलेगा, मान इसमें 90 डिग्री से इसका मान धीरे धीरे कम होता जाएगा। एसी का मान 90 डिग्री पर तो अधिकतम था, 91 डिग्री होगी, 92 होगी, धीरे धीरे इसका मान डाउन होगा तो डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। डिस्चार्ज होना शुरू होगा तो ऐसे धारा प्रवाहित हो जाएगी। धारा प्रवाहित होगी जब इसका मान 0 हो जाएगा, जब इसका मान 0 हो जाएगा, क्योंकि डिस्चार्ज होगा तो धारा प्रवाहित हो जाएगी, क्योंकि इसमें ये तो प्रभावी है ही, धारा का मान होगा। लेकिन जब ये विपरीत दिशा में चार्ज होगा तो फिर धारा रुक जाएगी, तो इसका पोटेंशियल इसके पोटेंशियल के बराबर हो जाएगा, फिर धारा रुक जाएगी। लेकिन फिर वो कंडीशन बदलेगी, कंडीशन बदलते ही इसमें फिर धारा प्रवाहित हो जाएगी। तो क्या होगा, क्या लिख सकते हैं कि जैसे ही कैपेसिटर एसी द्वारा एसी धारा से चार्ज होता है और फिर इसका मान 1% भी धीरे धीरे, क्योंकि चार्ज होने के बाद ये डिस्चार्ज होने की कगार पे आएगा, इसकी प्रवाह दिशा बदलेगी, तो कैपेसिटर में से प्रवाहित धारा V, ये V है, यहाँ से इसका दिखाएंगे कि ये V, ये कौन सा है, VC है। VC का मतलब कि इस कैपेसिटर के इस पे आरोपित वोल्टेज है VC। VC से धारा आगे निकल जाएगी। जब इसका मान कम होगा तो धारा प्रवाहित हो जाएगी। इसका मान जो ही कम होना शुरू होगा, इसका मान जो कम होगा तो धारा आगे जाएगी, तो ये वोल्टेज पीछे पीछे आएगा, धारा आगे निकल जाएगी। तो कह सकते हैं कि जैसे ही कैपेसिटर एसी धारा से चार्ज होता है तो उसमें से प्रवाहित धारा VC से आगे निकल जाती है, अग्र हो जाती है, जिसको लीडिंग करंट कहते हैं। तो कैपेसिटर में धारा कैसी होती है, वोल्टेज से लीड होती है। कैपेसिटर में धारा कैसी होती है, वोल्टेज से लीड होती है, अग्र होती है। क्यों? क्योंकि जब इसमें चार्ज होता है तो धारा प्रवाहित, जिससे डिस्चार्ज होगा तो धारा निकल जाएगी, फिर पीछे से वोल्टेज आएगा। धारा तो क्योंकि इसमें तो ये तो है नहीं, ये चार्ज है, इस चार्ज के कारण धारा आगे चली जाएगी, फिर वोल्टेज आरोपित वोल्टेज पीछे अपना काम करेगा, इसके चार्ज से धारा आगे चली जाएगी। तो कह सकते हैं कि जब कैपेसिटर चार्ज में डिस्चार्ज होता है उस दौरान जो धारा प्रवाहित होती है वो वोल्टेज से आगे होती है। कौन से वोल्टेज से? इसके वोल्टेज से आगे होती है। ये वोल्टेज का मान 0 होगा, ये तो आरोपित है ही, इस वोल्टेज का मान 0 होगा, धारा आगे चली जाएगी। तो ये होगी बात। अब कितनी डिग्री आगे जाएगी वो आपको मैं टाइम लाइन के अनुसार बताता हूँ, कितनी डिग्री कैसे जाएगी वो दिखाता हूँ। देखो आपको मैं, जैसे कि मान लीजिए कि ये मैं आपको टाइम लाइन बताता हूँ। देखो जैसे ये ले लिया आप लोगों ने, ये मैग्नीट्यूड ले लिया इसका। अब आगे देखो, ये टाइम लाइन ले लिया और ओमेगा टी कोणीय एंगल के समय के साथ, कोणीय एंगल के साथ ये एसी चलती है, उसको ओमेगा टी से दर्शाती है कोणीय एंगल के साथ। अब मैं इसका ग्राफिक डायग्राम, इसको वेक्टर डायग्राम बनाता हूँ, वेक्टर डायग्राम दिखाता हूँ आपको कैसे। जैसे देखो यहाँ से ये वोल्टेज है मान लीजिए कि, ठीक है ना, और ये आपकी वोल्टेज है, तो यहाँ से देखो वोल्टेज चलेगा, यहाँ से इसके अंदर वोल्टेज लगाया, वोल्टेज का मान अधिकतम होगा, एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, ऐसे ये चलेगा, ये चलेगा, ये चलेगा, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज बढ़ेगा तो कुछ समय लगेगा और कुछ कोण का मान बढ़ेगा, जो कोण बढ़ेगा। अब देखो आप लोगों ने देखा कि जब तक इसके ऊपर वोल्टेज प्रभावी है, यहाँ वोल्टेज चार्ज हो गया तो कोई धारा प्रवाहित नहीं हुई, धारा प्रवाहित नहीं हुई। लेकिन जब इसका मान कम होना शुरू हो जाएगा, गौर से देखना, जब इसका मान कम होना शुरू हो जाएगा तो इसमें धारा का प्रवाह हो जाएगा, इसमें धारा का प्रवाह शुरू हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि डिस्चार्ज होगा, धारा आगे निकल जाएगी। तो धारा कितनी डिग्री चलेगी? जब यहाँ वोल्टेज होगा, मैंने आपको बताया जब इसका 90 डिग्री पे होगा, जैसे ये एसी बताई थी आपको ने, ये 90 डिग्री पे वोल्टेज होगा, तब तक कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो वोल्टेज का मान 90 डिग्री जाएगा, तब तक
कोई धारा प्रभावित नहीं होगी। लेकिन वोल्टेज का मान इसके ऊपर प्रभावित था और इसके बराबर हो गया, तो वोल्टेज का मान 0 हो गया। तो वोल्टेज का मान 0 है। वोल्टेज का मान क्योंकि इसके ऊपर आरोपित VC का मान 0 हो गया। VC में कोई वोल्टेज नहीं है। अब VC में वोल्टेज ये वोल्टेज नहीं तो धारा आगे जाएगी, क्योंकि 1% वोल्टेज का मान इसको डाउन हुआ, क्योंकि ये डाउन होती तो धारा आगे जाएगी। तो धारा मान लीजिए कि धारा का मैग्नीट्यूड ये आ गया, यहाँ से ये धारा आपकी ये 90 डिग्री वोल्टेज, क्योंकि 90 डिग्री से ये 1 डिग्री आगे धारा वोल्टेज 0 होगा, वोल्टेज कम होगा, तब तक धारा आगे निकल जाएगी। तो कह सकते हैं ये यहाँ से ये आ गया, ये धारा आगे निकल गई। ये धारा का मान अधिकतम है, वोल्टेज का मान 0। मैंने आपको ये बताया था धारा का मान अधिकतम है, क्योंकि वोल्टेज 0 होगा, ये धारा आगे चली जाएगी। वोल्टेज जो बढ़ेगा, जो धारा आगे जाएगी, वोल्टेज धारा का मान धीरे धीरे कम होना शुरू होगा, क्योंकि डिस्चार्ज होगा, धारा का मान कम होगा तो वोल्टेज चलेगा, फिर धारा का मान कम होगा, फिर वोल्टेज आएगा, फिर धारा का मान कम होगा तो कंडीशन आएगी ये आपकी है। तो क्या हो गया, यहां से देखो ये कंडीशन आ गई, कौन सी, ये कंडीशन आ गई यहाँ पे, ये कि इस वोल्टेज का मान तो 90 डिग्री पे अधिकतम है और धारा का मान 180 डिग्री पे, 90 डिग्री पे, इसके 90 डिग्री पे बिल्कुल कम है। ये 0 है और ये अधिकतम है। तो कह सकते हैं यहां वोल्टेज का मान 0 था, धारा का मान अधिक था। यहां धारा का मान 0 है, यहां वोल्टेज का मान अधिकतम है। दोनों एक दूसरे के विपरीत होंगे। कितने डिग्री आगे, 90 डिग्री आगे अधिकतम होंगे। तो फिर क्या होगा आगे देखो, ये धारा यहां पे आएगी ये, और वोल्टेज का मान, फिर देखो वोल्टेज प्रभावी है, वोल्टेज यहाँ पे प्रभावित था तो धारा का मान 0 हुआ। अब वोल्टेज का मान कम होगा, ये वोल्टेज का मान कम होगा, ऐसे धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा, और धीरे धीरे कम होगा तो क्या होगा, धारा भी बढ़नी शुरू हो जाएगी, धारा विपरीत दिशा में बढ़नी शुरू हो जाएगी, ऐसे ऐसे। फिर वोल्टेज घटेगा, देखो फिर वोल्टेज घटेगा, ऐसे धारा यहाँ से बढ़ेगी, ऐसे देखो ये धारा बढ़ रही है, फिर वोल्टेज घटेगा, फिर धारा बढ़ेगी, दोनों। फिर ये वोल्टेज का मान हो गया मान लीजिए कि 0 और धारा अपने अधिकतम मान पे आ गई, ऐसे, ठीक है। फिर वोल्टेज का मान विपरीत दिशा में घटेगा, बढ़ेगा, विपरीत दिशा में बढ़ेगा, इसका मान घटना शुरू हो जाएगा, ऐसे। इसका मान क्या होगा, ये घटेगा, ऐसे ऐसे मान इसका, और ये फिर घटेगा, ये ऐसे, ये घटेगा ऐसे, ठीक है ना। और ये आएगा फिर लास्ट में ये कंडीशन आएगी, ये तो ऐसे आ गया और धारा, सॉरी ब्लैक रंग से आ गई क्या, फिर एक कंडीशन आएगी, ये अपने 0 मान पे, ये अपने अधिकतम मान पे, ऐसे ऐसे आएगी। तो ये तो आपकी क्या है, ये धारा है आपकी, ये I है और ये आपका वोल्टेज है। अब गौर से देखो, अब ये समस्या कब आई, ये जो कंडीशन कब उत्पन्न हुई, तो देखो यहाँ से वोल्टेज 90 डिग्री पे अधिकतम है तो धारा 90 डिग्री पे 0 है। यहाँ वोल्टेज देखो, यहाँ 0 वोल्टेज का मान 0 है, धारा अधिकतम है। यहाँ वोल्टेज का मान अधिकतम है, धारा का मान 0 है, देखो यहाँ से। तो कंडीशन आ गई कि एक आधा चक्कर का फोर्थ भाग, ये आधा चक्कर का फोर्थ भाग, एक चक्कर यहाँ तक आता है। तो एक चक्कर में 4 कंडीशन आ गई। एक कंडीशन दी 1/4 भागिए, 1/4 भागिए, 1/4 भागिए, 1/4 भागिए, 4 कंडीशन आ गई। देखो आपको बताता हूँ इस कंडीशन में क्या होगा। देखो यहाँ से वोल्टेज भी है और धारा भी है, वोल्टेज भी यहाँ पे प्रभाव, इस आधे चक्कर में, इस 1/4 की बात करें, यहाँ वोल्टेज भी है और धारा भी है। वोल्टेज धारा होने का यहाँ क्या होगा, एनर्जी स्टोर होगी, इसमें संचित होगा, एनर्जी स्टोर होगी, एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक ग्रुप में स्टोर हो जाएगी। फिर आधे चक्कर में इसका मान भी डाउन हो गया और ये विपरीत दिशा में चली जाएगी। ये तो है देखो विपरीत दिशा में और ये पॉजिटिव दिशा में है, तो यहाँ एनर्जी डिलीवर्ड हो जाएगी, यहाँ स्टोर होगी और यहाँ डिलीवर्ड हो जाएगी। जितनी स्टोर हुई उतनी खपत होगी, जितनी स्टोर हुई, जितना इसने संचित किया उतना ही बाहर दे दिया, जितना संचित किया उतना बाहर दे दिया। तो क्या होगा, पावर का मान कितना होगा, पावर का मान 0, क्योंकि P बराबर होता है V × I। यहाँ VI है, VI है, यहाँ पे देखो धारा भी है और ये वोल्टेज भी है, दोनों है तो धारा स्टोर हो जाएगी। फिर दोनों का मान धीरे धीरे देखो, ये विपरीत दिशा में चलेगी धारा और ये पॉजिटिव दिशा में कम आ रहा है और ये विपरीत दिशा में बढ़ रही है, तो धारा डिलीवर्ड होगी यहाँ से, तो धारा खपत होगी यहाँ से, धारा इसने बाहर दे दी तो डिस्चार्ज हो जाएगा यहाँ पे बेस कंडीशन में। तो एक साइकिल के 1/4 भाग पर पावर संचित होती है, फिर अगले 1/4 भाग पर वो पावर वो खपत हो जाती है, फिर उससे अगले 1/4 भाग, क्योंकि 4 भाग बांटे एक साइकिल के, तो इस भाग में क्या होगा, एक भाग ये, एक भाग इस बात में एनर्जी स्टोर होगी, इसमें खपत होगी, इसमें स्टोर होगी, इसमें खपत होगी। तो कुल एनर्जी कितनी होगी, जितनी इसने उत्पन्न की उतनी दे दी बाहर, इसने कुछ नहीं रखा। तो P का मान कितना हो गया, 0 हो गया, यहाँ P बराबर 0 हो जाएगा। इसका मान ज्ञात करें, ये क्या है आपका, ये वोल्टेज आपका V, और V का मान आपको पता है, V RMS, ये V है, V ये तात्क्षणिक मान है V, क्योंकि पल पल तात्क्षणिक मान आता है, तो Vm sin ωt, एक तो ये था। और धारा का मान I बराबर क्या लिखेंगे, Im
साइन ओमेगा टी, 2 मान आपके पास है। ठीक है, अब 2 मान देखो, यहां से वो करने से एक चीज और दिखाता हूं आपको मैं। ये तो कौन सा है, ये सब वेक्टर डायग्राम है, आप बनाना सीख गए होंगे और देख लेना। फिर भी समझ में आया तो मेरे को बताना कि सर यहाँ आपने बताया कैसे, क्योंकि इसका मान 0 होगा तो इसका मान अधिक होगा, बस ये देखना आप लोगों को। क्योंकि ये डिस्चार्ज लेगा तो धारा का मान अधिक, क्यों धारा देगा तो डिस्चार्ज होगा तो धारा देगा आपको बाहर, और डिस्चार्ज होना शुरू होगा तो चार्ज होना होगा तो धारा, ये चार्ज हो जाएगा तो धारा बंद हो जाएगी। ये डिस्चार्ज होने की कंडीशन आएगी थोड़ी बहुत तो इसमें धारा शुरू हो जाएगी, ये कंडीशन आती है। ये कंडीशन यहाँ पे आ गई इसकी, तो यहाँ क्या होगा, ये जो कंडीशन आ गई ये देखो यहाँ कंडीशन, ये पावर स्टोर हुई है। ठीक है, और यहाँ पे जो कंडीशन आती है, ये कंडीशन आती है, ये जो कंडीशन आ रही है, ये पावर क्या हुई, कंज्यूम हुई है, ये कंडीशन आ गई यहाँ पे। और ये पावर फिर आ गई, ये कंडीशन आ गई, ये क्या है, ये पावर स्टोर हुई है, और ये कंडीशन आ गई यहाँ पे, ये पावर कंज्यूम हो गई यहाँ पे, ये कंज्यूम हो गई यहाँ पे पिछला। अब देखो ये कंडीशन आ गई है कि अब इसको इसका कोण का मान कैसे दर्शाएं, तो आप लोगों को पता ये तो था आपका वेक्टर डायग्राम। वेक्टर डायग्राम जिसके ऊपर क्या दिखाते हैं, v का मान दिखाया आप लोगों ने, धारा का मान दिखाया, एंगल का मान दिखाया, कितनी डिग्री एंगल चल रही है। ठीक है, और ये एंटी क्लॉकवाइज, आप लोगों को मैंने बताया था जो राशि एंटी क्लॉकवाइज चलेगी वो लीडिंग होगी। जो राशि, अब आप लोगों को देखा, जो राशि एंटी क्लॉकवाइज चलेगी वो लीडिंग होगी। तो ये धारा अपने अधिकतम मान पे है और ये अपने न्यूनतम मान पे है। धारा पहले पहुंच जाएगी, वोल्टेज बाद में चलेगा, ये आपकी धारा है। तो धारा देखो एंटी क्लॉकवाइज क्या है, धारा वोल्टेज से एंटी क्लॉकवाइज चल रही है, तो धारा वोल्टेज से आगे होगी। लिख सकते हैं इस परिपथ में, अब इसका निष्कर्ष निकलते हैं, पूरा निष्कर्ष क्या निकालते हैं, इस परिपथ में धारा I वोल्टेज VC कौन से, इस वोल्टेज से VC से लीड करेगी, लीडिंग होगी। कितने डिग्री लीडिंग होगी उसको देखते हैं, कितने डिग्री लीडिंग हो रही है, 90 पे, इसका मान अधिक है, इसका मान 0 है। तो I V से 90 डिग्री लीड करती है, 90 डिग्री लीड करती है। कौन से परिपथ में, शुद्ध कैपेसिटिव परिपथ में। याद रखना, शुद्ध धारितीय परिपथ में धारा वोल्टेज से 90 डिग्री लीड करेगी। अब इसका ग्राफिक डायग्राम और बनाते हैं, फेजर डायग्राम। फेजर दिखाता हूं आपको मैं। फेजर में क्या होगा, आपको मैंने बताया कि जो राशि देखो, जैसे ये है, अब इसको देख कि जो मैंने आपको बताया जो एंटी क्लॉकवाइज चलेगी वो, ये एंटी क्लॉकवाइज वो तो होगी लीड, और जो क्लॉकवाइज चलेगी वो होगी लैग। अब आप इसको देख के बताना ये लैग राशि कौन सी है, लीड कौन सी है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये वोल्टेज लिखा और ये धारा लिखी। ठीक है, अब ये धारा वोल्टेज से इधर है या इधर है, धारा वोल्टेज से ऊपर की तरफ है, लीड कर रही है, ये एंटी क्लॉकवाइज चल रही है, तब तो धारा यहाँ आएगी। वोल्टेज से धारा अगर ये अपने एंटी क्लॉकवाइज है तो लीड होगी, कितनी डिग्री लीड होगी, लीडिंग होगी। धारा लीडिंग है, कितनी डिग्री लीड, 90 डिग्री लीड है। याद रखना बात। एक कंडीशन और दिखाऊं आपको, जैसे मैं ये चित्र यहाँ पे ये बना दूं, ये चित्र, और इसमें कुछ नहीं दिया, आपको दिखाना है कि ये किस राशि का फेजर डायग्राम है, ये कौन से सर्किट को दर्शाता है, ये कौन से सर्किट को दर्शा रहा है, ये शुद्ध कैपेसिटिव सर्किट को दर्शा रहा है। ये कौन से को, अब मैं यहाँ पे देखो, ये एंटी क्लॉकवाइज कैसे है, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज होती है, ऐसे। तो यहाँ मैं ये लगाऊं, ये एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ लगा दिया मैंने I और ये लगा दिया V। अब ये बताओ कौन सी राशि है, किसका फेजर डायग्राम है कि एंटी क्लॉकवाइज। देखो एंटी क्लॉकवाइज ऐसे चल रही है, ये राशि एंटी क्लॉकवाइज ये है, तो ये भी होगी लीड। ये भी किसको दर्शा रही है, इसको दर्शा रही है। तो आप ये मत देखो कि इसको दर्शाया, देखें पूछा जाएगा धारा वोल्टेज से कितनी डिग्री है, ये किस फेजर को दर्शा रहा है, किस सर्किट डायग्राम के फेजर को दर्शा रहा है। तो देख लेना कि ये इसकी एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है, ये इसके एंटी क्लॉकवाइज धारा। अब मैं इसको यदि बदल दूं, यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ, इसको ये V लिख देता हूँ और ये I लिख देता हूँ। अब बताओ ये किसको दर्शा रहा है। देखो ये राशि देखो, धारा वोल्टेज से कब है, क्लॉकवाइज है, ऐसे क्लॉकवाइज है, धारा वोल्टेज से ये क्लॉकवाइज है, वोल्टेज पीछे आ रहा है, धारा वोल्टेज से क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज है तो क्या होगा, आपको पता है क्लॉकवाइज लेग रहेगी, तो ये लेग राशि चल रही है, ये इंडक्टिव सर्किट को दर्शा रही है। तो धारा वोल्टेज से लेग चलेगी तो इंडक्टिव सर्किट, धारा वोल्टेज से लीड चलेगी तो कैपेसिटिव सर्किट। धारा वोल्टेज से यदि एंटी क्लॉकवाइज चलती है तो कैपेसिटिव सर्किट, धारा वोल्टेज से यदि क्लॉकवाइज चलती है तो इंडक्टिव सर्किट। समझ गए होंगे आप, ये तो थी बात इनकी। अब देखो यहां से अब इनकी बताऊं कि मैं आपको बता कि I व V के बीच का कोण, के बीच जो कोण होता है
पावर फैक्टर कहते हैं। ये आपको अच्छी तरह बता चुका हूँ, पावर फैक्टर का टॉपिक पढ़ेंगे आगे। पावर फैक्टर कहते हैं जिसको कोस फाई से दर्शाते हैं। ये क्या है? कोस फाई। मैंने आपको दिखा था ना एक ऐसे चित्र बना के कि ये तो आपका ये था साइन ओमेगा टी, और ये कोस, और ये कोस माइनस में, और ये प्लस में, और ये साइन माइनस में। ये था ऐसे ऐसे दिखाया था। तो साइन ओमेगा ये तो आपका ओमेगा टी है, क्योंकि ये तो इसका ओमेगा टी था, ये साइन ओमेगा टी, ये इन दोनों के बीच का। अब इन दोनों के बीच में एंगल होगा तो देखो आप लोग धारा वोल्टेज तो यही है और धारा 90 डिग्री आगे चल रही है, दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल आ गया? 90 डिग्री। तो इस 90 डिग्री के एंगल के क्या गए? ये हो गया कोस फाई। ये पावर फैक्टर हो गया आपका। तो कोस इसको पावर फैक्टर से पावर फैक्टर कोस फाई से दर्शाते हैं। अब दो चीज आप देखना, ये 90 डिग्री का या तो 0 डिग्री होगी, धारा इसके बराबर चलेगी तो 0 डिग्री होगी, धारा यहां चलेगी तो 90 डिग्री होगी। दो तो कोण आएंगे भाई, इसमें कम से कम कोण कितना हो सकता है? 0 डिग्री, और अधिक से अधिक कितना हो सकता है? 90 डिग्री। तो कोस 90, एक तो आता है कोस 0 और एक आता है कोस 90, दो मान आते हैं। कोस 0 का मान 1 होता है, कोस 90 का मान 0 होता है। तो इसका अधिकतम मान 1 और कोस 90 का मान यहाँ पे, तो कोस 90 डिग्री बराबर 0। तो आप लोगों ने देखा था कि P बराबर होता है V इंटू आई और कोस फाई, ये देखा था। और ये हो गया कोस क्या है? करंट और वोल्टेज के बीच का कोण है जो 0 डिग्री है, तो पावर का बराबर 0 हो गया। तो कह सकते हैं कि कैपेसिटर, शुद्ध कैपेसिटर द्वारा ली गई या खपत की गई धारा का मान 0 होता है। ठीक है, ये तो थी बात इनकी कि इसमें पावर कंज्यूम कितनी होती है? 0, शुद्ध में 0 होती है। और ये मैंने आपको लिखा दिया। सबसे बड़ी बात आती है कि धारा वोल्टेज से कैसे चलेगी? लीड चलेगी। मैंने आपको दिखा दिया धारा इस लीडिंग होती है और कितनी डिग्री होती है? 90 डिग्री होती है। अब यदि ये शुद्ध नहीं होता तो क्या होता? धारा वोल्टेज से लीड तो होती लेकिन कुछ डिग्री लीड होती, 90 डिग्री नहीं होती, कुछ डिग्री यहाँ हो सकती थी, धारा ये भी आ सकती है। अब पूछा ये धारा यहाँ कब आएगी? ये धारा आएगी, ये 90, इसमें कुछ रेजिस्टेंस का मान दे देंगे तो धारा 90 डिग्री आ सकती है। इसमें कैपेसिटेंस का मान दे देंगे, इसमें इंडक्टेंस का मान, तो 90 से कम आ सकती है। ये कब आती है? जब ये शुद्ध नहीं होता। तो धारा वोल्टेज से लीड तो होगी लेकिन 90 डिग्री नहीं होगी, कुछ भी लीड हो सकती है। ठीक है, तो ये तो थी बात इनकी कि प्योर इंडक्टिव सर्किट में, प्योर इंडक्टिव सर्किट द्वारा ले गई पावर का मान 0 होता है। काफी बार पूछा जाता है प्योर इंडक्टिव सर्किट में पावर का मान कितना होता है। ये आपने फेजर डायग्राम देखा। अब आगे मैं इसकी पावर की गणना और कर लेता हूं। देखो पावर की गणना कैसे करेंगे, ये अब थोड़ा सा एक कंफ्यूज वाला क्वेश्चन बता दो कि कंफ्यूज में है आप लोगों से प्रश्न कैसे पूछा जाता है, उसकी बात कर लेता हूं। देखो मैं ऐसे, अब देखो आप लोगों ने देखा था कि ये क्या है? ये कोस है। देखो ये कोस है और ये क्या साइन। अब वोल्टेज तो साइन पे है और धारा चलेगी कोस पे। तो ये देख सकते हैं इस सर्किट में कैसे, इस सर्किट में जो अभी देख रहे हैं, इस सर्किट में क्या हो सकता है कि V बराबर तो हो सकता है Vm साइन ओमेगा टी, और धारा क्या है? धारा है I मैक्सिमम कोस ओमेगा टी। याद रखना बात, ये है कोस ओमेगा टी। अब ये धारा देखो दोनों कंडीशन आ गई, धारा कोस पे होगी और वोल्टेज साइन पे होगा। तो ये किस प्रकार के सर्किट को दर्शाता है? काफी बार पूछा जाता है। ये दो इक्वेशन देंगे आपको, दोनों साइन पे रहेंगे, वोल्टेज भी साइन पे और धारा भी साइन पे। तो कह सकते हैं ये सर्किट आपका किस पे है? ये सर्किट आपका हो सकता है कि प्योर रेजिस्टिव सर्किट। लेकिन वोल्टेज प्लस में, दोनों के दोनों, ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है। ठीक है, तो धारा यदि कोस पे है और वोल्टेज साइन पे है तो ये सर्किट कौन सा है? प्योर इंडक्टिव कैपेसिटिव सर्किट, प्योर कैपेसिटिव सर्किट हो सकता है, होगा। ये काफी बार पूछा जाता है कि ये किसको दर्शा रहा है। कभी कभार ये आते हैं ये किसको दर्शा रहा है, ये किसको दर्शा रहा है, ये कौन से सर्किट की और बात कर रहे हैं। एक ही आता है, ये याद रखने वाली बात आ गई आपको कि ऐसा इक्वेशन जहां मिले आपको दोनों का मान जो एक साथ मिले तो किस सर्किट में होता है ऐसा। देखो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि ये धारा है, ये कोस पे है, ये वोल्टेज है, ये साइन पे है, और दोनों अपने अपने मेजरिंग बांट रहे हैं। ये इसका मान 0 होगा तो इसका अधिकतम होगा। तो कौन सा सर्किट आ गया? ये आ गया प्योर कैपेसिटिव सर्किट आ गया। तो अब इस सर्किट में देखो, यहां मैंने आपको बताया था कि किसी कैपेसिटर में धारा की गणना करें। धारा की यदि आप गणना करते हो तो आप लोगों को पता ओम के नियम अनुसार क्या होता है? ओम के नियम अनुसार I बराबर V/R होता है। R क्या है? धारा के परिवर्तनों का विरोध करने वाला गुण, V वोल्टेज विभवांतर, ये और ये धारा है। तो यहाँ R तो है ही नहीं, शुद्ध कैपेसिटिव सर्किट है। तो शुद्ध कैपेसिटिव सर्किट में धारा के परिवर्तन का विरोध कौन करेगा? ये आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, X ही करता है, जिसको बोलते हैं धारितीय प्रतिघात।
ये पढ़ा चुका हूँ, पिछले 2 वीडियो पढ़ा चुका हूँ। धारित प्रतिघात होता है, क्या करता है, धारा के परिवर्तनों का विरोध, अर्थात धारा के विरोध करता है, धारा के मार्ग में अवरोध मतलब बाधा उत्पन्न करता है। इसकी इकाई ओम होती है, दिखाया था आपको। तो यहाँ इसको सोल्यूशन कैसे कर सकते हैं, इसका धारा का मान कैसे निकाल सकते हैं। आई बराबर क्या होगा, V/XC होगा। याद रखने वाली बात आ गई। यहाँ कभी भी इस सर्किट की बात करें V/XC, R की जगह XC का अवश्य प्रयोग किया जाएगा। एक तो ये देखने वाला बात। अब XC क्या है, आप लोग XC जानते हो, XC बराबर होता है 1/2πfc। ये मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। और 2πfc क्या है, देखो ओमेगा बराबर 2πf होता है। ये आप लोगों को बताया मैंने, ओमेगा बराबर 2πf होता है। तो C बच गया। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं इसके बराबर में, I बराबर V तो है, ये लिख दो 1/2πfc। और 2πfc को हटा दो, लिख देंगे यहाँ पे क्या लिख देंगे कि ओमेगा f लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं V बराबर किसके बराबर, V बराबर I बराबर V/ओमेगा/c। ये आता है इसके अंदर, इसकी गणना कर सकते हैं। ठीक है, ये तो थी बात इनकी। अब आपसे पूछा जाए कि धारा, मैंने आपको बताया जब पावर की गणना करते हैं, जब धारा की गणना करते हैं, जब वोल्टेज की गणना करते हैं, तो AC का कौन सा मान लेते हैं, AC की RMS मान लेते हैं। AC का कौन सा मान लेंगे, RMS मान लेंगे। तो यहाँ पावर की गणना करें, P बराबर V/I, और साथ में लेंगे ये cos फाई, करंट और वोल्टेज के बीच का कोण। यहाँ लेंगे V, कौन सा लेंगे, V लेंगे RMS लेंगे, और I भी क्या लेंगे, RMS लेंगे। और V बराबर RMS बराबर होता है V ये V मैक्सिमम √2 और I मैक्सिमम √2। यहां मैं लिख सकता हूं यहाँ पे कि P बराबर V मैक्सिमम अपॉन √2 इंटू I मैक्सिमम अपॉन √2 और इंटू कोस फाई। ये फॉर्मूला किसका है, ये फॉर्मूला भी पावर का आता है। कभी कभार ये फॉर्मूला काफी बार परीक्षा में छप के आता है कि आप लोग ध्यान, आप तो सिर्फ ये देते हो कि P बराबर VI कोस फाई, लेकिन ये इसका मान मैक्सिमम मान यहाँ रख देते हैं। तो क्या आता है, इसका ये RMS मान निकल गया ये कि ये भी RMS मान था, ये भी RMS मान था, दोनों को RMS मान का फॉर्मूला रखा है और कुछ नहीं किया। देखो इसको थोड़ा और सॉल्यूशन करो आप लोग, यहाँ से इसको सॉल्यूशन करें तो ये भी हो सकता है कि ये P बराबर VM इंटू IM और अपॉन 2 और गुणा कोस फाई। ये क्यों, क्योंकि √2 को √2 से गुणा करेंगे 2 आएगा, और दोनों को ऊपर मैंने सिंपल रखा है। तो कभी कभार ये भी आता है। तो आप सारी चीज़ देख के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाया करो कि सर ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, फिर आपको याद रहेगा कि कुछ एक्स्ट्रा सीखा आप लोगों ने। दोस्तों ये तो था आपका प्योर कैपेसिटेंस सर्किट। और अब देखो आपको कि सर वोल्टेज की गणना कैसे करें, यहाँ पे वोल्टेज की बात करते हैं। तो वोल्टेज V बराबर, देखो V बराबर होता है ओम के हमारा I इंटू R। R यहाँ पे है नहीं तो क्या है, V बराबर I इंटू XC कर दो, I इंटू XC कर देते हैं। तो ये किसकी गणना हो जाएगी, ये I क्या है, इसका भी RMS मान है, ये हो जाएगी आपकी वोल्टेज की गणना। तो दोस्तों ये तो था आपका किसका, इस प्योर कैपेसिटेंस सर्किट में। और यदि किसी प्रकार की कोई समस्या समझ में नहीं आया हो, फिर आपके यदि फॉर्मूले क्रिएट करने में या फिर इसका उत्तर देने में किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न होती है, यदि आपके दिमाग में कोई कंफ्यूज होता है तो कमेंट्स में जरूर लिखा करो, सर यहाँ पे इस प्रकार की समस्या हुई है जो हमें समझ में नहीं आई। तो आपके इस हर कमेंट्स का सोल्यूशन जरूर किया जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में प्योर कैपेसिटेंस सर्किट के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त की, संपूर्ण अध्ययन किया, और मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद भी आया होगा और आपको समझ में भी आया होगा। फिर भी किसी प्रकार की त्रुटि हो तो कमेंट्स में जरूर लिखा करो, ताकि मैं आपके उसके हर एक जो कमेंट्स का सोल्यूशन कर सकूं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।